लेने वालों की तादाद बेचने वालों से इस समय ज़्यादा है, लेकिन बाजार में डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है इस समय, और यही चर्चा हम आगे लेके चलते हैं। संदीप सब्रवाल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, गुड आफ्टरनून। पहली बात तो ये हमारा एनिवर्सरी वीक है, पहला साल बहुत ही शानदार निकला है इथिनॉस देश का, और आपका भी उसमें योगदान रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बहुत ही अमेजिंग कंट्रीब्यूटर होने के नाते पूरे चैनल के और पूरे नेटवर्क के। या जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको और सारी टीम को। ऐसे लगता है कि जैसे अभी कुछ दिन पहले ही ईटी नाउ का फर्स्ट एनिवर्सरी हुई थी, और उस पे हम बात कर रहे थे, तो काफी फास्ट टाइम बीता है और काफी कुछ हुआ भी है इस साल में। देखिए, रिटेल इन्वेस्टर कितना बड़ा थर्ड फ्रंट बन के आ गया, और कितने जबरदस्त उतार चढ़ाव के बावजूद बहुत सरप्राइजिंगली ग्लोबल मार्केट 25% नीचे टॉप से, हम लोग 5% दूर हैं टॉप से। तो ये कहीं ना कहीं एक आउट परफॉर्मेंस है। लेकिन मैं आपसे इस समय जो नियर टर्म क्यूज और लास्ट 2-3 दिन का माहौल बताइए, वाकई में क्या ग्लोबली वर्स्ट ओवर हो गया है? थोड़ा माहौल नेगेटिव से न्यूट्रल तो हुआ ही है ग्लोबली, जिसका फायदा हमें भी हो रहा है, हमारे बाजारों को। देखिए अजय, ओवरसीज मार्केट में क्या हुआ है, जैसे डाउ 25% गिर गया, ऊपर से नैस्डैक 35% गिर गया। तो जब इतनी ज्यादा फॉल्स हो जाती है तो काफी लार्ज कैप्स में उन मार्केट्स में वैल्यू आ जाती है, तो उसमें आप फैक्टर इन कर लेते हैं कि काफी गिरावट जो अर्निंग्स में होने वाली है या ग्रोथ में होने वाली है। लेकिन इंडिया में वो चीज नहीं हुई। अब उसके दो चीजें हो सकती है, या तो फॉरवर्ड मार्केट देख रहा है, वो देख रहा है कि इंडिया में ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले, या फिर हम लोग एक फॉल इन लाइन कर जाएंगे, और वो फॉल इन लाइन हो सकता है ऐसा हो कि बाकी मार्केट अगर स्टेबलाइज होकर ऊपर जाएं तो हम शायद ना इतने ऊपर जाएं और हम स्टेबल रहें। वो बेस्ट केस सिनारियो मुझे लगता है कि अगर मार्केट में स्टेबिलिटी रहे तो उसमें जो स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं, जो कंपनीज अच्छा कर रही हैं, उसमें निवेश करके पैसे बनाए जा सकते हैं। लेकिन इंटरेस्ट रेट ऊपर जाना, इंटरेस्ट रेट हाई लेवल पे जाना और हाई लेवल पे सस्टेन रहना, उसका असर ग्रोथ पे जरूर होता है। तो वो हमें देखना पड़ेगा 3-6 महीने आगे कि वो ग्रोथ पे उसका नेगेटिव असर कितना हो रहा है, और अगर नेगेटिव असर हो रहा है तो इसका इम्पैक्ट आएगा। दूसरा, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि जो कंज्यूमर कंपनीज हैं, मैरिको ने एक अपडेट दिया, गोदरेज कंज्यूमर ने एक अपडेट दिया, तो कंजम्पशन बास्केट और ये सब काफी ब्रॉड बेस्ड बास्केट है इन कंपनीज का। तो कंजम्पशन साइड पे अगर वीकनेस है तो इसका असर हो सकता है कि बाकी कंज्यूमर स्टॉक्स पे भी दिखे, तो वो हमें थोड़ा मॉनिटर करना पड़ेगा। राइट, गुड आफ्टरनून संदीप। बिल्कुल, आपने ये जो पॉइंट एक टच बेस किया है, इससे पर ही मेरे को एक एक्सटेंडेड आपसे सवाल लेना था, क्योंकि अब जब Q2 के अपडेट्स आ रहे हैं तो आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ ऑफटेक जिस तरह से दिख रही है बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के लिए, वो तो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। लेकिन Q1 में सरप्राइज हमें FMCG स्पेस ने किया था, जब वॉल्यूम एक्सपेंशन भी देखने को मिली थी। अब जो गोदरेज कंज्यूमर का जो Q2 अपडेट आया है, उसमें कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्शन दिख रही है, और स्पेशली कॉन्ट्रैक्शन आपको रूरल स्पेसेस से दिख रही है। तो यहाँ पर इस स्पेस पर किस तरह का व्यू बनेगा? ये इस स्पेस पे ओवरऑल कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि उम्मीद ये थी कि थोड़ा वॉल्यूम ग्रोथ इंप्रूव होगा, और उसके साथ क्योंकि इनपुट प्राइसेस नीचे आ रहे हैं तो मार्जिन्स इंप्रूव हो जाएंगे। लेकिन गोदरेज कंज्यूमर ने ये भी इंडिकेट किया है कि शायद प्रॉफिट साइड पे भी प्रेशर रहेगा। तो ये अब ये एक कंपनी का इवेंट है, कंपनी स्पेसिफिक है, या पूरे FMCG सेक्टर पे ये इसका असर दिखेगा, वो हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर ऐसा दिखेगा तो FMCG से मुझे लगता है कि जब तक नतीजे नहीं आते FMCG से थोड़ा दूर रहें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये वैल्यूएशन इन स्टॉक्स के काफी हाई लेवल्स पे हैं अभी भी। क्योंकि जब करेक्शन हुआ तब भी थोड़ा एज डिफेंसिव प्ले लोगों ने इनमें निवेश किया। तो अगर नेगेटिव वॉल्यूम ग्रोथ आता है कुछ और कंपनीज में, तो उसका असर इनके स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस पे जरूर दिखेगा। एब्सोल्युटली संदीप, आप सही कह रहे हैं। कंजम्पशन थी में गोदरेज कंज्यूमर म्यूटेड एक्शन जरूर दिखा, लेकिन बैंक्स एंड फाइनेंसेस पर नजर है, पॉजिटिव Q2 अपडेट्स इस वक्त नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जहां हम बात कर रहे हैं बाजार के मैक्रो फ्रंट अप्रोच की, जेफरीज ने US इन्वेस्टर रोड शो किया, और इस रोड शो में खास तौर से कई सारी बातें निकल कर आई। पर्टिकुलरली ज्यादातर निवेशक जो है मिड और स्मॉल कैप में बॉटम अप अप्रोच इस्तेमाल कर रहे हैं, और खास तौर से सेक्टर स्पेसिफिक अगर फोकस एरियाज की बात करें, हाउसिंग, केपिक्स रिवाइवल और डोमेस्टिक थीम्स पर ज्यादा बातचीत हुई। इस पर आपकी राय क्या होगी?
जेफरीज ने क्या किया उस पर मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि एक्चुअली निवेशकों ने नहीं क्या संदीप, कहा वैसे एक्चुअली। हाउसिंग केपेक्स रिवाइवल थीम, डोमेस्टिक थीम जिसकी लगातार बिग प्लेयर्स बात कर रहे हैं, इन रिपोर्ट्स में भी इसकी चर्चा है, उस पर आपका टेक क्या है, ये हम जानना चाहेंगे। या डोमेस्टिक केपेक्स रिवाइवल एक रियल थीम है और ये प्ले करेगा। इसमें काफी स्टॉक्स ऊपर चढ़े भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी बहुत अंडर ओन्ड है ये स्पेस। तो मैं ये नहीं कहूंगा रियल एस्टेट, क्योंकि रियल एस्टेट पे कुछ नेगेटिव असर जरूर आएगा जब इंटरेस्ट रेट 2% बढ़ते हैं और उम्मीद है कि शायद आधा 1% और बढ़ जाए, तो उसका असर रियल एस्टेट के प्राइसेस डिमांड पे जरूर आता है। तो वहां पे स्टॉक्स काफी रन अप किए हैं, तो उस स्पेस पे थोड़ा केयरफुल रह सकते हैं। लेकिन जो ओवरऑल केपेक्स है, जो गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है या जो कंपनीज कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, वो काफी स्ट्रांग है। तो उस ये मुझे लगता है कि ये सेक्टर जो है जब जब करेक्शन आया, जैसे अभी करेक्शन आया, तो ये एक मौका था खरीदने का। ऐसे ही आगे जाके जब भी करेक्शन आएंगे, निवेशकों को इन सेक्टर्स पे जरूर फोकस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगले 3-4 साल की विजिबिलिटी दिखती है। आज डिफेंस स्टॉक्स में कुछ खासा ही तेजी चल रही है, 8-10% के बिग अप मूव। बहुत सारे इसमें से स्टॉक्स पीएसयू डिफेंस आईपीओ जो लास्ट 1-1.5-2 साल में आए हैं। किसी पर्टिकुलर एरिया पे आपका व्यू, किसी एक कंपनी पे आपका व्यू संदीप? क्योंकि लास्ट एक हफ्ते में इतनी सारे न्यूज आई हैं, डिफेंस में नए हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं, नए मशीन कुछ आ रहा है, कुछ ना कुछ आता ही जा रहा है। आज भारत फौज को भी एक नए ऑर्डर मिले आर्मर्ड व्हीकल के। काफी एक्शन है। आपको पसंद है ये स्पेस या अवॉइड कर रहे हैं? ये स्पेस अच्छा है, लेकिन मैं इसमें थोड़ी बड़ी कंपनीज पे फोकस करूंगा, जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स या हिंदुस्तान एरोनॉटिकल। तो पीएसयू स्पेस में मैं इस पे ही लिमिटेड रह रहा हूँ। छोटी कंपनीज में इलिक्विडिटी होती है, वो फैंसी होके चढ़ जाते हैं। हमने देखा है कि 1-2 साल पहले ऐसी फैंसी आईआरसीटीसी, आईईएक्स वगैरह में आई थी और बाद में वो स्टॉक्स 50-60% गिर गए थे। तो इतना 1-to-1 कोरिलेशन नहीं करना चाहिए। लेकिन आपने भारत फौज की बात की, तो भारत फौज स्टॉक है, मुझे पसंद है, क्योंकि वो कंपनी के मैनेजमेंट काफी अच्छे एक्शन ले रही है। डिफेंस में भी उनका अच्छा है, ऑटो से अलग हट के बाकी स्पेसेस में भी उन्होंने काफी अच्छी अपनी प्रेजेंस बढ़ाई है। और ओवरऑल मिड कैप स्पेस पे ये स्टॉक अभी भी मुझे लगता है थोड़ा अंडर वैल्यूड है। राइट। एक और चीज संदीप समझना चाहेंगे, क्योंकि अब अभी फिलहाल के लिए हम देख रहे हैं कि जब से सीरीज स्टार्ट हुई है, मेटल में एक रीबाउंड दिख रहा है, क्योंकि कमोडिटीज डॉलर इंडेक्स की थोड़ी सी कूल ऑफ का फायदा यहाँ मिल रहा है। लेकिन अगर कमोडिटीज पे किसी को प्ले करना हो ट्रेड, तो क्या अब ये बहुत ही बड़ी एक सिक्लिकल थीम है, तो क्या किस तरह से ट्रेड अप्रोच करना चाहिए कमोडिटीज में? कमोडिटीज पे अगर आप स्टॉक्स लेके बैठे हैं, तो मुझे लगता है ये स्ट्रेंथ जो आ रही है, इसमें आपको निकल जाना चाहिए। ये बेस्ट स्ट्रेटजी है। मुझे नहीं लगता लॉन्ग साइड पे कमोडिटीज में 2023 में प्ले रहेगा। अभी भी इंटरेस्ट रेट और ऊपर जाएंगे, लिक्विडिटी टाइटन होगी, ग्लोबल स्लोडाउन होगा। आईएमएफ का जो आज अगले साल का प्रोजेक्शन आया ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ का, सिर्फ 1% है। 1% ग्रोथ सिनारियो में जब लिक्विडिटी भी टाइटन हो रही है, ये उम्मीद करना कि कमोडिटी प्राइसेस ओवरऑल ऊपर जाएंगे, मुझे लगता है कि ये गलत होगा। स्पेसिफिक सॉफ्ट कमोडिटीज पर्टिकुलर रीजंस के लिए, शुगर, कॉफी, तो उनमें अलग अलग समय पे अलग अलग प्लेज आते रहेंगे। लेकिन जो मेटल्स बास्केट है और स्टील, इससे हमें दूर रहना चाहिए। संदीप, डोमेस्टिक साइक्लिकल्स की स्थिति जो है इस वक्त काफी बेहतर नजर आ रही है। चाइना +1, यूरोप +1 की स्थिति का फायदा घरेलू कंपनियों को लगातार मिलता दिखेगा। ऐसे में आपको क्या लगता है इस वक्त भारतीय एक्सपोर्ट को कितना बढ़ावा आगे मिल सकता है, और साथ ही भारतीय कंपनियों की उत्पादन क्षमता कितनी बढ़ाने की जरूरत है? ये क्षमता तो बहुत बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हमारा मार्केट शेयर अगर आप देखिए 1-2-3%, मैक्सिमम 5% आप लगा लीजिए किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में, तो हम लोग कहीं भी नहीं है चाइना के मुकाबले। तो अगर चाइना से लोग अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, एमएनसीज, और जो यहाँ स्टार्ट कर रही है एमएनसीज, उनका एक्सपीरियंस अच्छा होता है। वो देखते हैं कि रेड टेपिज्म जो पुराना होता था वो अब नहीं है, इजीली हमें सब परमिशन मिलती है, हम जब स्टार्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग हमें कोई तंग नहीं करता। तो अगर अगले 1-2-3 साल में ये चीज एस्टेब्लिश हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि काफी एमएनसी कंपनीज इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। ऑलराइट संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया बाजार पर बात करने के लिए, और पहली एनिवर्सरी वीक में भी हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बड़े बड़े हमारे पुराने फ्रेंड्स और मार्केट के दिग्गज इंडस्ट्रियलिस्ट सब जो प्यार और अपना सहयोग देते आए इस चैनल पे,